हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, ताकि बाकी वाले बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। आपको चाहिए कि एग्ज़ाम में पॉइंट कैसे आता है। आपसे एग्ज़ाम ना तो डेफिनेशन मांगता है, आपसे एग्ज़ाम ना ही कोई कॉन्सेप्ट ऐसे डिटेल में सीधा पूछेगा, वो एप्लीकेशन पूछेगा कॉन्सेप्ट की, जो जहाँ पे नहीं बताई जा रही है। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ जहाँ पे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो सामने डेफिनेशन पहले लिखी होती है और डेफिनेशन आके समझा के जा रहा है। भाई डेफिनेशन आप भी समझ सकते हो, बट अगर आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, आपको उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करना नहीं आता, आपको उसकी एप्लीकेशन ही नहीं पता, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप नहीं निकाल सकते। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं आप लोगों को वो सारे पॉइंट बता सकूँ, समझा सकूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं MCQ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये पहला चैप्टर था इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके बेस पे आगे टर्म्स वगैरह आएंगे और इसी के बेस पे आगे वाली फिजिक्स चलेगी। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो होगा अकाउंट असिस्टेंट का। उसके हम सारे चैप्टर कवर करेंगे 10 नंबर साइंस के, जिसमें आपके 10 में 10 स्कोर ईजिली कर सकते हो। एक आधा स्कोर आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज़ आप इजीली कर सकते हो। इतनी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली, क्योंकि 10th तक आपने फिजिक्स साइंस सब कुछ पढ़ा है, और अगर आप साइंस से हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, मैं लास्ट क्लास में आपको यूनिट चैप्टर स्टार्ट करवाया था बेसिक, जिसके अंदर मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट बताए थे 7 कौन कौन से होते हैं। तो आई होप आपने वो पढ़े होंगे अच्छे से और कॉपी पे नोट डाउन भी करे होंगे, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करो ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिट ऑफ मास। तो इसमें कौन सा मास का यूनिट है। तो मैंने आपको बोला था, देखो ऐसा यूनिट एक होता है बट यूनिट नंबर आप हो सकते हैं। तो इसने अगर ऐसा यूनिट नहीं पूछा तो यूनिट पूछा है, मतलब मास को आप किस किस में मेज़र कर सकते हो। क्या किलोग्राम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ग्राम्स में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या पाउंड्स में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इट मीन्स कि मेरा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ ऑल। ऑल क्यों हुआ? क्योंकि उसने यूनिट पूछा था। अगर मैं पूछता बताओ SI यूनिट, देन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता किलोग्राम। ठीक है, चलो अब मैं आगे क्लास ले रहा हूँ, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊँगा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी से क्वेश्चन कैसे आता है, प्लस उसके बाद मैं बेसिक आपको टर्म्स बताऊंगा। फिर हम चलेंगे MCQ के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको 50+ MCQ करवाऊंगा, जिसके बाद आप कोई भी बुक्स कहीं से उठाओ, कोई भी बुक पेपर दो, आपके हर पेपर में वो चैप्टर से क्वेश्चन निकलेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं करवाऊँगा, मैं आपको पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ही वो चीज़ आगे चलूँगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जो भी टर्म्स आएंगे मैं साथ साथ समझाता चला जाऊँगा। चलिए, तो अब मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट। देखिए एक बार आप स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट समझिए पहले। चलो, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आपको दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं देना है, आपको बेसिक सी बात बताऊंगा, आपको वही याद रखना है। जिस भी चीज़ के अंदर आपका डायरेक्शन मेंशन होगा, जिस भी चीज़ के अंदर डायरेक्शन मेंशन होगा वो सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जिसके अंदर डायरेक्शन मेंशन नहीं होगा वो सारी के सारे स्केलर क्वांटिटी होगी। इसमें से आपको क्या पता होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो, वेक्टर क्वांटिटी में स्टार्ट करता हूँ। एक जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझ लो। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की दूरी होती है और डिस्टेंस भी एक तरह की दूरी होती है। दोनों में फ़र्क क्या है सर? तो फ़र्क इतना सा है, जैसे मान लो एक रूम है, इस रूम से आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के पास जाना है। तो मैंने बोला इस कॉर्नर के पास जाओ, ये 10 मीटर की है, ये 5 की है, ये भी 5 की, 10 मीटर की। तो मैं बोलता हूँ इस वाले कॉर्नर के पास जाना आपको यहाँ से। तो आप चाहे इधर से होके यहाँ से होके यहाँ पे जाओ, कितना हो गया? 15। आप बोलोगे डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। आप इस साइड से भी आओगे तो भी 15 हो सकता है। आप यहाँ से आके यहाँ से घूम फिर के वापस होके यहाँ पे आ गए, तो डिस्टेंस क्या होता है? आपका डिस्टेंस होता है बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ। क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। मतलब जो भी आपने रास्ता कवर करा वो सबको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, वो होगा आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं।
वो डिपेंड करता है आप कहाँ से कितनी दूरी कवर करके आए। वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी वही है कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर जाना है, तो फिर वही मान लो 5, 10 और 5। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप शॉर्टेस्ट दूरी चलोगे, जिसके अंदर आपका शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। या ऐसे बोल सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल होता है स्टार्टिंग का पॉइंट, एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब यहाँ से आपने चला, आप हो सकते हैं इससे घूम के फिर वापस वहीं पे आ गए, तो मैं बोलूँ डिस्टेंस बताओ, तो जो आप घूम के आइए सब कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहाँ से चले वहीं पे खड़ा हूँ, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0। आप ऐसे बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। ये दोनों में फ़र्क है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है, आपको इसी डायरेक्शन में जाके यहाँ पे चलना है, लेकिन इसमें कुछ भी फिक्स नहीं था। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, एंड सेकेंड वन लिख लो आप, वेलोसिटी, कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो बनी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और इसी के अंदर वेक्टर में आता दूसरा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक तरह की स्पीड होती है, वेलोसिटी एक तरह की स्पीड होती है, लेकिन स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी। फ़र्क क्या है दोनों में, ये बनता है आपका डिस्प्लेसमेंट से। इसकी जो डेफिनेशन होती है इसको ऐसे बोल सकते हो आप, इसको ऐसे बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब वेलोसिटी बराबर होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देखो क्वेश्चन में ये क्यों लिखवा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस होता है, क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करूँ तो वो मेरी वेलोसिटी बन जाती है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। और वही स्पीड की बात करूं तो स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम बोल सकते हो, डिस्टेंस कितना कवर करा टाइम के अकॉर्डिंग, वो बनेगी आपकी स्पीड। तो आपको ऐसा याद रखना है कि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस यहाँ तक समझ पाए होंगे आप। जो वेलोसिटी है वो आपकी वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। फिर आपके वेलोसिटी से बनता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बनता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी को चेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग, और इसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं आगे आपको डेफिनेशन में समझा दूंगा। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आपको वेक्टर आपको बता दूंगा अच्छे से, आपको वेक्टर पढ़ लेनी है, उसके बाद जो भी बची होगी वो कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर आता है आपका फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स निकालना बताया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तीसरे नंबर पे आता है आपका मोमेंटम, और जो चौथे नंबर पे आपका आता है वो आता है आपका फोर्स, मोमेंटम एंड आप लिख लो वेट। और वेट के अपोजिट में आता है आपका स्केलर में मास। देखो मास और वेट में फ़र्क क्या होता है, जो आपका वेट होता है ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आपका वेट जितना भी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से है। अगर आपको स्पेस में लेके चले जाएं, स्पेस पे छोड़ दे, आपका वेट होगा 0। लेकिन मास क्या है, जो आपको स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, जिसकी चीज़ बनी हुई है, जो आप दिख रहे हो, वो सारा मास है। मास यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। अगर आपके हाथ में एक पेन है, ये अर्थ में भी ये पेन है, और अगर आप उसको लेके चांद पे जाते हो तो भी पेन रहेगा, और उतना ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, इसका जो वेट है वो कम ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर, क्योंकि ये भी डायरेक्शन ग्रेविटी आपकी अर्थ की तरफ खींचेगा, इसकी भी एक डायरेक्शन बन जाती है। आगे देखो नेक्स्ट, इसके बिना आपको गाइस यहाँ पे कुछ भी दिखे, उसके बाद जैसे आगे आपका एरिया, वॉल्यूम, जो भी डेफिनेशन पढ़ते हो आप, पावर, प्रेशर, ठीक है, पावर, प्रेशर, एनर्जी। तो गाइस ये सब कुछ क्या है आपका
ये सब कुछ आपका स्केलर क्वांटिटी है और ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऑप्शन ऐसे दे देगा, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड। ये 4 ऑप्शन है। आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। मैंने देखा कि ये वेक्टर है, ये स्केलर नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करना, आप ये वाला लर्न कर लेना। आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट पकड़ो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में फ़र्क पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट से बनती है वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करो टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन बनता है, और फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें भी एक्सेलरेशन आ गया, और मोमेंटम प्लस वेट। ये चीज़ें आप लर्न कर लो, ये है मेन वेक्टर, और बची हुई सारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है। पावर पूछता है कौन सी क्वांटिटी है, प्रेशर पूछता है, एनर्जी पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना आपको ज़्यादा जो भी आएगा वो स्केलर क्वांटिटी में डाल देना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, आगे देखो एक बार। चलो थोड़ा सा इसको मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि डिस्टेंस क्या होता है। ओके गाइज, नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अब बेसिक टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक टर्म्स के अंदर मैं आपको वो सारे टर्म्स समझाऊंगा, आपको ये नहीं बोलूँगा कि इसकी डेफिनेशन याद करो, इसको रट्टा मारो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको वो चीज़ को रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है कि आप डेली लाइफ में उसको किस प्रकार यूज़ कर रहे हो। सब कुछ आपके सामने हो रहा है। आपको फिजिक्स समझाने वाला कोई नहीं आया जिसने आपको आज तक फिजिक्स समझाई हो। अगर आपने 10th तक भी फिजिक्स समझी होती तो आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि पेपर जो होता है वो 10th बेस तक ही होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, आपको किसी ने रियल लाइफ के साथ रिलेट करना सिखाया ही नहीं कि आप जब काम करते हो वर्क किसको बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वो आपको समझ नहीं है। अगर आपको समझ होती है तो फिजिक्स आपकी फिजिकली जो दिख रहा है वो सब कुछ फिजिक्स है, और कोई चीज़ दिख रही है अगर आप विजुअल है तो वो कभी नहीं भूलती। बट आपको चीज़ किसी ने बताई नहीं, इसलिए आपको वो चीज़ टफ लगती है। तो मैं बेसिक टर्म ले रहा हूँ और होप करता हूँ अगर आपको बेसिक टर्म समझ आ जाती हैं तो आपको समझ लो कि आधी से ज़्यादा फिजिक्स समझ आएगी। उसके बाद जो भी टर्म्स आएंगे ये इसी का यूज़ होगे, आगे चैप्टर बनेंगे, ठीक है। तो बेसिक टर्म मैं सबसे पहला ले रहा हूँ, तो मैं इसकी 3-4 चीज़ें लिखवाऊँगा आपको, वो आप नोट करते हैं ना। इसमें मैं आपको डायमेंशन ही बताऊँगा। डायमेंशन क्या होते हैं आपके, ठीक है। डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन होता है जिसको MLT की फॉर्म में लिखना, किसी भी चीज़ को MLT की फॉर्म में। आपने देखा भी होगा M1 L2 T1 तो ये पेपर में सिंपल पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये करवा दूंगा क्योंकि पहला यूनिट है, मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ। तो M होता है, यहाँ पे M गाइज मीटर नहीं है, M यहाँ पे मीटर नहीं है, ध्यान से सुन लेना। M यहाँ पे मास ही होता है, और L यहाँ पे लेंथ होगी, एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। देखो ऐसे तो ऐसे यूनिट सेकंड्स होता है, आपने पढ़ा था। लेंथ का मीटर होता है, आपने पढ़ा था। और मास का आपका किलोग्राम होता है। बट डायमेंशन के अंदर आपको मास को M मानना है, लेंथ को L मानना है, टाइम को T। मतलब उसी के नाम के आगे जो लगा है, देखें M से स्टार्ट हो रहा है तो मास का M हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायमेंशन इस तरीके में लिखोगे, M1 L1 T-2। इस तरीके से जो डायमेंशन होते हैं, किसका क्या होगा ये आप खुद निकालोगे, इसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, मैं आपको बता दूंगा। आप खुद सारे डायमेंशन निकाल सकते हो, बट आपको सिर्फ बेसिक टर्म्स समझ होनी चाहिए। डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग से थोड़े पॉइंट ले लेता हूँ, जिसको अगर इसको ध्यान से समझना, अगर आपको फिजिक्स अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पहले नंबर की डेफिनेशन, वो ले लो आप, एरिया। एरिया क्या होता है गाइस, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, जिस भी चीज़ के ऊपर आपका बिल्डिंग स्टैंड है, जो उसका बेस है, वो सारा आपका एरिया होता है। किसी भी फील्ड का अगर आपको एरिया निकालना हो, उसको आप बोलते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। किसी भी फील्ड का एरिया निकालना हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सर्कल फील्ड हो, कोई भी हो, तो एरिया होता है क्या, जैसे आप अपने अभी आप रूम में बैठे होंगे, तो जो आपका रूम है, रूम के नीचे जो आपको फर्श दिख रहा है ना, जिसके ऊपर आपका पूरा की पूरा रूम खड़ा है, वो जो फर्श का एरिया जो आप ऊपर से देख रहे हो सारा, वो कितना एरिया कवर कर रहा है आपका कमरा, वो सारा क्या है आपका, वो एरिया है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या है, इसके आगे वाले डेफिनेशन में समझा दूंगा। तो किसी भी फील्ड का आपको एरिया निकालना है, आपको एक लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है। कोई भी फील्ड, जैसे मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ। ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ। तो इसके ब्रेड्थ के सामने वाली ब्रेड्थ बराबर होती है, ये भी बी हो गया। एल के सामने एल बराबर होती है, ये भी एल हो गया। तो किसी भी फील्ड का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी। तो ये तो आ गया मेरा बेसिक
कि एरिया क्या होता है। अगर आपको इतनी बात समझ होगी, और यही इसकी डेफिनेशन भी होती है, किसी भी फील्ड का एरिया क्या होता है, उनकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करो, वही उसका एरिया होगा। अब इसको मैं लिखता हूँ फॉर्मूले में। अगर मुझे इसका यूनिट बताना हो, मुझे एसआई यूनिट बताना हो, तो गाइस ध्यान देना, मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ। एसआई यूनिट मतलब आपको उस 7 फंडामेंटल के अंदर लेके जाना सबको, उन 7 फंडामेंटल के अंदर लिखना सबको, वही होते हैं फंडामेंटल, से बाहर से कोई यूनिट नहीं बना अभी तक। तो इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूँ तो मैं आपको बोलूँ कि लेंथ क्या होती है, मैं आपको बोलूँ लेंथ, आप बोलोगे लेंथ का एसआई यूनिट तो मीटर होता है सर। मैंने बोला ठीक है, मीटर लिख दिया। फिर मैंने बोला अच्छा ब्रेड्थ क्या होती है, ये भी तो एक तरह की लेंथ है, ब्रेड्थ भी तो एक तरह की लंबाई है, तो इसको भी मैं मीटर में डिपेंड करूँगा मेज़र। तो इट मीन्स कि जो मेरा एरिया का एसआई यूनिट आया वो कितना आ गया मेरा, मीटर स्क्वायर। इसलिए जो आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो, किसी भी एरिया को क्या लिखते हो, स्क्वायर में लिखते हो। क्यों? क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, उसमें 2 डायमेंशन होते हैं, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है आपका, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। आपको एरिया का एसआई यूनिट पूछ सकता है। अब बारी आती है कि सर ये तो चलो ठीक है हमने लिख लिया, आपने बोला डायमेंशन, डायमेंशन में तो एम होता है, तो वो डायमेंशन कैसे लिखेंगे, डायमेंशन होता है एम एल टी की फॉर्म में लिखना। अब देखो इसमें मास है कुछ, एरिया के अंदर क्या है, कुछ मास है, कोई मास दिया नहीं दिया, तो एम हो गए 0। अच्छा लेंथ दी है, बिल्कुल दी है सर, एक तो लेंथ दी है ये, एक तो ये, देखो लेंथ है वो भी एक तरह की दूरी है, ब्रेड्थ भी एक तरह की दूरी है, और दोनों लेंथ आ गई। इसका मतलब एल कितनी बार है, 2 बार। क्या इसमें टाइम दिया, नहीं सर, टाइम 0 हो गया बस। मतलब डायमेंशन के अंदर आपको जब लिखना है तो आपको एसआई यूनिट ना देख के आपको उसका फॉर्मूला देखना, उसकी डेफिनेशन देखनी है, और वहाँ से देखना है कि इसमें मास, लेंथ और टाइम 3 ही होते हैं डायमेंशन में, 3 ही चीज़ों में सबका डायमेंशन बनाना होता है। और एसआई यूनिट वो 7 फंडामेंटल से निकलेगा, वो 7 फंडामेंटल से निकलेगा। तो एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी का भी एसआई यूनिट पूछ सकता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो यूनिट चैप्टर, यूनिट के अंदर आपको यूनिट पता होना चाहिए किसका यूनिट क्या होता है। जब पेपर थोड़ा एडवांस लेवल का बनता है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ से एसआई यूनिट पूछेगा। वो आपको सीधा एसआई यूनिट नहीं पूछेगा कि आप मुझे कैंडिला का किसका एसआई यूनिट है ये बताओ, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है ये पूछे, ऐसे नहीं पूछेगा वो फोर्स का न्यूटन, लेकिन न्यूटन ना देके वो उसको एडवांस लेवल चला जाएगा अगर पेपर अच्छा आया तो। इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि इसको आप समझो। एरिया क्या होता है, पहली बात कि जो भी आप नीचे फील्ड देख रहे हो जिसके ऊपर कोई चीज़ स्टैंड है, तो वो नीचे कितनी जगह घेरी हुई है, वो सारा क्या है आपका एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला कोई भी फील्ड हो, चाहे जैसी मर्जी फील्ड हो, चाहे गोल सर्कल में हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर फील्ड हो, कोई भी हो, उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है। और अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई में आ जाओ, ये भी लेंथ मुझे पता है, डिस्टेंस का जो मेजरमेंट यूनिट होता है एसआई वो मीटर होता है, तो मैंने लेंथ का भी मीटर लिखा, ब्रेड्थ का, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। लेकिन जब मैं डायमेंशन लिखने लगा तो डायमेंशन सब कुछ भूल जाओ, डायमेंशन में सिर्फ एम एल टी याद रखो। एम मास होता है, एल लेंथ होती है, टी टाइम होता है। इसमें मास था नहीं था, लेंथ 2 बार थी, 2 बार लिखती, तो ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। चलो गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, अभी थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वॉल्यूम लिख लो। अब सर एरिया अगर बेस था तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो किसी भी फील्ड का वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आप रूम में बैठे हो, नीचे फर्श कितनी जगह घेरी हुई फर्श ने, वो सारा क्या आपका एरिया था। लेकिन वॉल्यूम के अंदर एक डायमेंशन एक्स्ट्रा ऐड होता है, दैट इज़ L इंटू बी इंटू एच। अगर आपको किसी भी फील्ड का वॉल्यूम निकालना हो, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो, तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। किसी भी फील्ड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना तो एरिया बेस इंटू हाइट। अच्छा एरिया बेस क्या था आपका, बेस तो वही जो रेक्टेंगल दिख रहा था आपको नीचे वाला फर्श का एरिया तो वही निकलेगा, तो एरिया का फॉर्मूला आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इंटू हाइट जो आपकी दीवार की ऊंचाई है ना, जो आपने 9 फीट 10 फीट जितना भी ऊंचा रखा हुआ है वो उसकी हाइट होगी। तो L इंटू बी इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है, किसी भी फील्ड का ये वॉल्यूम होता है। अब मैं बोलूँ इसका एसआई यूनिट बताओ मुझे, एसआई यूनिट तो कैसे निकालोगे, मैंने देखा लेंथ भी एक डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी एक डिस्टेंस है, हाइट भी एक दूरी है, इसका मतलब मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। अगर मैं बोलूँ सर डायमेंशन बताओ, तो गाइस डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन कुछ नहीं होगा, डायमेंशन सिंपल है, मैंने आपको बोला, आपको बस एम एल टी की फॉर्म में लेके आना है। और एम यहाँ पे मीटर नहीं है, एम यहाँ पे मास है, एल यहाँ पे लेंथ है, टी यहाँ पे टाइम है, उसी के जो नाम का पहला लेटर वो होता है डायमेंशन। अब मास है इसमें, बिल्कुल नहीं है सर, मास तो 0 है। अच्छा लेंथ कितने बार थी, लेंथ तो सर 3 बार थी। टाइम है नहीं है सर, तो ये आ गया इसका डायमेंशन। इसको एल क्यूब भी दे सकता है सिंपल, कि डायमेंशन बताओ वॉल्यूम का। तो गाइज उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट डायमेंशन लिख लो आप तीसरे नंबर पे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल थोड़ा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिख लो गाइज वेलोसिटी का। इससे क्या मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ
ताकि आपको समझ आए एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, फोर्स क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ आए, रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पाओ, ताकि आपको क्वेश्चन निकालने में आसानी हो। कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। और मैं आपको ये जो बता रहा हूँ यहाँ से एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है। गाइस वेलोसिटी क्या होती है, तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब वेक्टर क्वांटिटी बताई थी। पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी किसको बोलते हो? वेलोसिटी सर मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये गाइस इसको सिर्फ रट्टा ही नहीं मारना, आपको इसको समझना है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एक तरह की स्पीड है गाइस, वेलोसिटी एक तरह की स्पीड है। लेकिन स्पीड को मेज़र कैसे करता हूँ? जो मैं स्पीड निकालता हूँ उसको डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से निकालते हैं। मेरा कहने का मतलब है वेलोसिटी उसको बोलूँगा कि किसी चीज़ ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी। अब आपको समझ आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या क्या होता है। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ ने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितनी दूरी चली और कितना टाइम लिया। अगर दोनों चीज़ें होंगी तब जाके आपकी क्या निकलेगी, तब जाके आपकी वेलोसिटी निकलेगी। तो अब मैं बात करता हूँ इसका, मुझे एसआई यूनिट बता दो। अभी मैंने उस टाइम भी बताया था मीटर पर सेकंड होता है, अब मैं निकाल के बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह की दूरी है। दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है गाइज? तो दूरी का एसआई यूनिट मीटर होता है। अब टाइम मैं बोलूँ टाइम क्या है? टाइम आप बोलो सर टाइम का तो सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको रट्टा नहीं मारना कि मीटर पर सेकंड होता है। आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है गाइज, ना कि डिस्टेंस होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आपकी स्पीड कहलाती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपकी वेलोसिटी कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अब मैं लास्ट ले रहा हूँ, लास्ट डेफिनेशन देखो, तीसरे नंबर पर आप लिख लो गाइज। अच्छा, इसका डायमेंशन भी लिखना, डायमेंशन लिख दो। डायमेंशन लिखने का फॉर्मूला MLT ही होता है। अच्छा, M कितना जहाँ पे आपको गाइज मास दिख रहा है? बिल्कुल मास नहीं है, मास 0 है। अच्छा, लेंथ दिख रही है गाइज? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो एक बार लेंथ आ गई। अच्छा, टाइम दिख रहा है सर? टाइम तो नीचे दिख रहा है, टाइम तो नीचे एक दिख रहा है। अब इसको कैसे करें? ऊपर टाइम तो 0 है, इसका मतलब M1 ऊपर प्लस का था, L1 था। अच्छा, मास 0 था, मास 0 था, और नीचे वाला टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन आएगा गाइज M0 L1 T-2। किसी भी चीज़ को ऊपर जाके पावर क्या होती है गाइज? पावर माइनस हो जाता है, नीचे प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा। तो ऊपर T0 था, मतलब T था ही नहीं ऊपर, तो एक डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले में खाली T था, ऊपर सिर्फ L था, तो ये T ऊपर जाके क्या बन गया? T-1 हो गया। तो ये है आपका वेलोसिटी का एसआई यूनिट और ये है आपका डायमेंशन। ये है एसआई यूनिट, ये है डायमेंशन। तो गाइज अभी तक हमने जो पढ़ा, मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस समझा के उसमें जो एग्जांपल है वहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बेसिक टर्म्स लेके उसके अंदर मैंने आपको 3 डेफिनेशन समझाने की कोशिश करी, जिसको आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है। अगली क्लास में मैं इसका बेसिक ख़त्म करके आपको MCQ स्टार्ट कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।